आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑनर्स अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जो एक पेपर है आप लोगों का। उसमें कार्ल मार्क्स हमने पढ़ा था, बहुत मार्क्सवाद पढ़ा था, जिसमें हम देखेंगे कार्ल मार्क्स को देखा था। इसके 3 क्वेश्चनों पे हमने डिस्कस किया था। आगे के हम 3 क्वेश्चन जो इसमें बच रहे हैं यानी मार्क्सवाद पे, इसमें हम कार्ल मार्क्स के जो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो में, और आगे की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चनों पे ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये कार्ल मार्क्स ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका उदारवाद, रूढ़िवाद, अनुदारवाद इत्यादि विषय पे आएंगे। अध्याय 3 का ये 2.1 वीडियो है, रिकॉर्ड हो रही है जो। इसमें हम देखेंगे कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत रहा है उस पर चर्चा करेंगे और 2 बाकी क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। इसमें पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इसमें निष्कर्ष। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देख लें। आप इसमें मार्क्सवाद के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद जो था वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। ये सिद्धांत हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। इसमें ऐतिहासिक जो आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक नियतवाद भी कह सकते हो आप एक तरह से, एक और जहां ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है, वहीं इतिहास जो है, जो हिस्ट्री है, वो भौतिक व्याख्या, उसका अनुभव पूरक आधार प्रस्तुत कर रहा होता है। अब इसका मेन बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर देखें। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या कह रहा है कि मार्क्स उन इतिहासों से सहमत नहीं है, जो कार्ल मार्क्स है उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ विषय या महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम माना है। यानी कार्ल मार्क्स जो कह रहा है कि वो कार्ल मार्क्स इतिहासकारों से सहमत नहीं है, इतिहासकारों से कोई लेना देना नहीं, उसको कोई पूर्णतः सहमत नहीं है। वो कह रहा है कि जो महान व्यक्ति और कार्यों का परिणाम माना है उसे सिर्फ उसके अनुसार, किसके अनुसार, कार्ल मार्क्स हैं जो मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन का परिणाम मात्र हैं। यानी जो आर्थिक परिवर्तन हो रही है, जो अवस्था हो रही है, उसमें जो परिवर्तन उसका सिर्फ परिणाम मात्र है। किसी भी सामाजिक अथवा न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सामाजिक और राजनीतिक और न्यायिक जो व्यवस्था चल रही है समाज में, उसको मतलब उसके लिए आर्थिक ढांचे का ज्ञान आपको होना चाहिए। जब आर्थिक ढांचे का ज्ञान होगा जब आप इन लोगों को समझ सकते हैं। मानवीय जो प्रक्रियाएं हैं, यहाँ मानवीय जो क्रियाएं नैतिक, धर्म, राष्ट्रीयता से नहीं बल्कि केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद का विरोध करते हैं, मतलब आर्थिक पैसों का विरोध एक तरह से मान सकते हैं आप। पूंजीवाद का विरोध करते हैं, इसलिए उनमें हमेशा आर्थिक शब्द का इस्तेमाल होता आया है। मार्क्स कहते हैं कि सभी जो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक संबंध हैं, सभी धार्मिक और कानूनी पद्धतियां सभी बौद्धिक दृष्टिकोण से जो इतिहास में रहे उसके विकास क्रम से जन्म लेते हैं, यानी विकास से जन्म ली हैं, वे सब जीवन में भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार ऐतिहासिक विकास की जो प्रक्रिया है उसको लेखा चित्र के रूप में इस तरह दिखाया जा सकता है। ये आप ये देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बना रखा है, चित्र बना रखा है कैसे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का ऐतिहासिक विकास की जो प्रक्रिया वो कैसे रहे। जैसे समाज है, समाज का आधार क्या होगा, अधिरचना क्या रहेगी, ये स्ट्रक्चर आप याद रखें। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप स्ट्रक्चर जरूर बनाएं। उसके बाद ये समाज का आधार उत्पादन प्रणाली कर रही है। दूसरा ये अधिसंरचना क्या है, जिसमें कानूनी और राजनीतिक संरचना है, इसमें धर्म है, नैतिकता, आदर्श है, सामाजिक प्रथाएं, नैतिक कला, संस्कृति इत्यादि है। अब जो ये उत्पादन हो रहा है ना, उत्पादन की जो शक्तियां हैं वो कैसे कैसे बढ़ रही हैं। उत्पादन के जो साधन है वो यानी यंत्र और जो उपकरण है उसमें कौन, पूंजीपतियों लोगों का वर्चस्व रहता है, उनके रहते हैं। लेकिन इसमें जो श्रम शक्ति है यानी मानवीय ज्ञान और निपुणता, जो श्रम शक्ति है वो जो मतलब मजदूर वर्गों के साथ में होता है, इनका संबंध कैसे रहता है। यानी जो उत्पादन समाज की प्रक्रिया में एक संबंध यहाँ देखें काट रखा है मैंने, संबंध कैसा रहता है। जो सामाजिक विन्यास है ना वो परंपरक विरोधी वर्ग से उत्पन्न होगा। जो दास प्रथा आई है ना वो स्वामी और दास में संबंध रहेगा।
जैसे जो दास प्रथा जो समाज रहा है उसमें स्वामी और दास समझ रहा है। जो सामंती समाज था, सामंती समाज आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 12th में, जो सामंती समाज था उसमें जमींदार और किसान वाला चैप्टर था, हाँ उसमें पढ़ा होगा सामंती समाज। पूंजीवादी समाज और पूंजीपति और कामगार यानी मजदूर वर्ग के बीच में संबंध होगा। इसमें संबंधों को बताया गया है कैसे उत्पादन संबंध होता है, आप ये समझ गए हैं। अब इसमें एक विचारक रहे हीगल, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक हीगल। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अक्सर इनको एक अलग से क्लास लेके पढ़ाया जाता है। हीगल वो आत्मा की प्रकृति के परिणामों का सत्र शक्ति मानते हैं। जो आत्मा है उसको क्या मानते हैं, जो परिवर्तन के सत्र शक्ति के रूप में मानते हैं, तथा इतिहास में विचारों तथा आदर्शों की भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने इन धारणा का खंडन किया, मतलब किनका खंडन किया, हीगल की आत्मा की प्रकृति के परिवर्तन जो दिया है उन्होंने सिद्धांत, उनका खंडन करते हुए कहते हैं कि जीवन के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के निर्माण, कामगारों की खोज हमें जीवन की भौतिक परिस्थितियों में करनी चाहिए। इसके अनुसार आर्थिक कारक अथवा उत्पादन की शक्तियां अंतर्द्वंद्व समाज वस्तुओं का निर्धारण करती हैं। मतलब एक समाज की संस्कृति उसके आर्थिक जीवन के आधार पर खड़ा किया हुआ ढांचा है। यानी जो समाज है, जो उसकी समाज की जो संस्कृति है, यानी जो सोसाइटी है, उसका जो कल्चर है, वो जो आर्थिक इकोनॉमिकल जीवन है उसके आधार पर खड़ा किया हुआ है, मतलब स्ट्रक्चर उस पर बनाया गया है। आगे कार्ल मार्क्स कहते हैं उत्पादन की जो शक्तियां हैं, शक्तियां ही उत्पादन के संबंध में निर्धारित होती हैं, निर्धारित करती हैं। मतलब जो उत्पादन है उसकी जो शक्ति है उसका उत्पादन के संबंधों से निर्धारित होती हैं। उत्पादन के संबंधों के आधार पर ही जो समाज है की संस्थाओं और विचारों का ऊपर का ढांचा खड़ा होता है। यानी जो उत्पादन के संबंधों का आधार जो समाज है ना, जो सोसाइटी है, उसके आधार पर विचारों का असर ऊपर खड़ा होता है, विचारधारा खड़ी होती है। आर्थिक व्याख्या अथवा इतिहास के भौतिक व्याख्या का सार यह है कि जो सामाजिक परिवर्तन यानी सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनका अंतिम निर्धारण उत्पादन और वितरण की पद्धति में परिवर्तन हो रहा है। यानी जो समाज में परिवर्तन आएगा सोसाइटी में, उनका अंतिम निर्धारण उत्पादन और वितरण का ही पद्धति से परिवर्तन हो सकता है। कार्ल मार्क्स अपनी कृति, एक कृति का मतलब होता है उनकी बुक, आप बुक लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर को लगता है कि अच्छे, मतलब स्टूडेंट को सब कुछ पता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि और कौन से सब्जेक्टों को आपको नोट्स चाहिए। एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में लिखते हैं कार्ल मार्क्स, भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली मानव जीवन की सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के समन्वय के रूप में निर्धारित करती है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन के अनुरूप ही उत्पादन के साधनों का निर्धारण होता है। यानी जो मार्क्स कहते हैं कि जो उत्पादन है, कि जो साधन में जो परिवर्तन हो रहा है ना, उसके अनुरूप ही उत्पादन के साधनों का निर्धारण होता है। इसी उत्पादन संबंधी अथवा आर्थिक दशाओं के आधार पर वह अब तक वह भावी इतिहास कवर की 6 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से 4 अवस्थाएं गुजर गई हैं और 2 शेष आनी हैं। यानी टोटल 6 अवस्थाएं कैसे रही हैं ये डिस्कस किया गया है। पहली अवस्था इसमें आप देखेंगे, पहली अवस्था में देखें जो आदमी साम्यवादी व्यवस्था है, आदिम साम्यवादी। पहली अवस्था उत्पादन के सरल यानी पत्थर के औजार, मतलब जब मनुष्य जन्म ले, मतलब मनुष्य धीरे धीरे आ रहा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल इत्यादि जब मनुष्य का विकास हो रहा था, उसमें आदिम काल में कार्ल मार्क्स बताते हैं कि जो पहली अवस्था थी उसमें क्या होता था कि औजार, धनुष, बाण, साधारण शिकार करना इत्यादि उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामाजिक संपत्ति और सभी समान थे, कोई शोषण या शोषित नहीं होता था। पहले सभी इक्वल थे, अपना शिकार करो, मारो, खाओ और आराम से गुफाओं में रहो। फिर आती है दूसरी अवस्था जहाँ पे दास अवस्था आती है। दास परिवर्तन, परिस्थितियों में परिवर्तन आया,
खेती और पशुपालन का विकास जब हुआ तो इसमें कृषि के स्वामित्व ने सामंती वर्ग को जन्म दिया। सामंती वर्ग ये आपने क्लास 12th में हिस्ट्री में पढ़ा था। उसमें दो वर्ग वो हुआ, एक तो जो वर्ग हुआ भूमि का स्वामी जिसकी खेती है, जिसका मालिकाना हक है। दूसरा वो वर्ग हुआ जिसमें अपना दास बना लिया, जैसे जो कृषिक वर्ग थे जो खेती करते थे उनमें। फिर आता है दास अवस्था में सामंती युग आता है। सामंती युग में आप क्या पढ़ोगे, उत्पादन में जो उन्नति हुई उसमें लोहे के हल इस्तेमाल होने लगे, कृषि होने लगी, बागवानी का विकास होने लगा। इसके लिए श्रमिक का अवस्था हुई। इसमें दास स्वामी के स्थान पर नए प्रकार के सामंती संबंध कायम हुए। जैसे कि जब पहले दास अवस्था और स्वामी अवस्था चलती थी, उसके स्थान पे क्या हुआ, एक नया संबंध हुआ। इसमें सामंत भूमि और उत्पादन के साधनों का स्वामी होते थे, किंतु खेती का कार्य श्रमिकों को द्वारा किया जाता था। इसमें शीर्ष पर राजा, इसके नीचे सामंत, फिर कृषक होते थे। यानी पहले राजा आएगा, उसके बाद सामंत होंगे, सामंत के बाद कृषक होंगे। फिर आती है पूंजीवादी अवस्था जो कार्ल मार्क्स के समय में आती है। पूंजीवादी अवस्था में सामंतवाद के शोषण पर पूंजीवादी का निर्माण 18वीं शताब्दी के औद्योगिक जो क्रांति हुई 18वीं शताब्दी में हुई उससे हो गई। उसमें उत्पादन के साधनों के आमूल परिवर्तन कर दिया और हस्ताचलित यंत्रों के स्थान पर वास्तुचलित सचलित यंत्र का विकास हुआ। यानी जो इंडस्ट्रियल मशीनें आई उन पर विकास हुआ। पूंजीपति उत्पादन के साधनों पर स्वामी था। जो पूंजीपति था वो उत्पादन मतलब जो पूंजी जिस पर जितना पैसा होगा वो उतना ही सही अपने मशीन लगाएगा, उसका साधन होगा, मशीनें होंगी उसके पास। परंतु उत्पादन कार्य श्रमिकों द्वारा होता था। जो खेती का काम होता था, जिस पे भी इंडस्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे थे, जो भी उत्पादन बना रहे हुए हैं वो सिर्फ श्रमिकों द्वारा होता था। उत्पादन के साधनों के आधार पर समाज दो वर्गों में विभाजित हुआ। एक पूंजीपति जो शक्तिशाली थे क्योंकि हमेशा धनवान शक्तिशाली था। श्रमिक वर्ग जो था जो संपत्तिहीन का मतलब होता है इसमें संपत्ति ना हो, मतलब कमजोर वर्ग आप कह सकते हैं। अधिकतम लाभ के लिए पूंजीपति वर्ग ने श्रमिकों की स्थिति का लाभ उठाया और शोषण किया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मजदूरी कराओ, कम तनख्वाह दो का सिद्धांत चलता था। पांचवा है श्रमिक वर्ग का अभिनयत्व। यानी मार्क्स का विश्वास है कि पूंजीपतियों के अतिरिक्त शोषण के कारण श्रमिकों में जागरूकता उत्पन्न होगी। यानी जितना भी पूंजीपति शोषण करेंगे उससे श्रमिकों में एक जागरूकता उत्पन्न होगी और दोनों वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति होगी। ऐसे में श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर विचार करके पूंजीवाद का अंत कर देगा और इस श्रमिक वर्ग का अधिपत्य स्थापित हो जाएगा। यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर दोनों में मतलब संघर्ष उत्पन्न होगा, शोषण करोगे पूंजीपति वर्ग तो श्रमिक वर्ग दोनों में संघर्ष होगा और उसमें क्या कहते हैं कि पूंजीवाद वर्ग खत्म हो जाएगा और अधिपत्य किसका हो जाएगा? श्रमिक वर्ग का। अब आता है सामंती अवस्था। सामंतीवादी वर्ग अवस्था क्या रही है? जो श्रमिक वर्ग थे उन्होंने क्या किया? पूंजीवाद के समस्त तत्वों का पूर्व विनाश करेगा तथा यह मानव विकास का अंतिम अवस्था यानी साम्यवादी अवस्था होगी। इस समाज में राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी स्टेट नहीं रहेगा इस अवस्था में। इस प्रकार ऐसी राज्य विहीन और वर्ग विहीन में प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा पैसा। मतलब जितना काम करोगे उतना ही पैसा, सभी इक्वल रहेंगे सामंती अवस्था में। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष लिखने का। आप फर्स्ट हम जब पहले ही पेपर देंगे तो आप इस निष्कर्ष लिखेंगे। इसमें निष्कर्ष में आप लिखेंगे इसका क्या परिणाम, क्या प्रभाव रहा है, समाज पे क्या पड़ रहा है इत्यादि पे आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। इसमें एक निष्कर्ष मैंने लिखा है, आप ये निष्कर्ष खुद भी बना सकते हैं। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद पर्याप्त त्रुटिपूर्ण है, फिर भी उसमें सत्य एवं अंशवक्ता विद्यमान है। इतिहास को बदलने की आर्थिक शक्ति को एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है, यानी जो हिस्ट्री है उसको बदलने के लिए आर्थिक शक्ति एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास को बदलने में आर्थिक शक्तियों का योग सर्वाधिक रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या समाजशास्त्र को मार्क्स के एक मुख्य प्रमुख देन है। सभी लेख मार्क्स की प्रति ऋणी हैं, चाहे वह इसे स्वीकार करें अथवा ना करें। ये आपका एक
क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि मार्क्स के जो साम्यवादी समाज का दर्शन है, ये जो मार्क्सवाद दिया है वो आपका एक ही पेज में छोटा सा आंसर दे रखा है एसोल की बुक में, और नहीं दे रखा है। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है ना वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, और यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन इतने बड़े। और आपको तो अपने छोटा छोटा 2-2 पैराग्राफ 3-3 पैराग्राफ इतने छोटे छोटे आंसर दे रखे हैं, 2-2 पैराग्राफ में आंसर। ये आंसर नहीं होते हैं। आप स्कूल का नहीं लिख रहे हैं एग्ज़ाम, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम एक तरह से लिख रहे हैं, भले आप एसोल से हैं लेकिन लिखना पड़ता है आपको 4 पन्ने 5 पन्ने 6 पन्ने का आंसर, कम से कम 5 पन्ने का आंसर होना चाहिए आपका। अब है, मैं 4 पन्ने नहीं है, ये आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो ये 6 पन्ने का आंसर आएगा, भले मैं इसे 4 पन्ने 3 पन्ने में ख़त्म कर रहा हूँ। अब है इसमें कार्ल मार्क्स का साम्यवादी समाज का दर्शन, क्या सिद्धांत रहा साम्यवाद में, इंट्रोडक्शन आप फिर लिखेंगे। साम्यवादी या साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित, यानी ये एक बुक है साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद का चरण परिणित है। साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समता मूलक वर्गविहीन समाज की स्थापना की जाएगी। यानी जो साम्यवादी समाज है उसमें क्या है, मतलब पूंजीपति का निर्धन हो जाएगा, कोई पूंजीपति नहीं रहेगा, सभी समाज में वर्गविहीन समाज होगा, यानी कोई वर्ग नहीं होगा, कोई शोषित वर्ग नहीं होगा, कोई शोषित वर्ग नहीं होगा, कोई शोषित करने वाला वर्ग नहीं होगा, मतलब सभी समान होंगे, ऐसा समाज कार्ल मार्क्स लाना चाहते हैं। अब इसमें मेन बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर देखें। इसमें मार्क्स कहते हैं कि साम्यवाद को एक ऐसी समाज के रूप में चित्रित किया है जिसमें सर्वहारा वर्ग यानी क्रांति संघर्ष के माध्यम से अस्तित्व में लाएगा। यानी जो इसमें साम्यवादी समाज में कौन क्रांति लाएगा, सर्वहारा वर्ग होगा। जो सर्वहारा वर्ग है वो क्रांति लाएगा, क्रांतिकारी संघर्ष के माध्यम से अस्तित्व में आएगा। मार्क्स और एंगल्स ने साम्यवाद की नीति संबंधी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनकी जो बुक है उसमें लिखा है इन्होंने कि जो साम्यवादियों के सर्वहारा वर्ग के समग्र हितों के से अलग या विभिन्न कोई अन्य हित नहीं होगा। यानी जो सर्वहारा वर्ग है उसके जो समक्ष हित होंगे उससे अलग हित किसी और का नहीं होगा, सभी का इक्वल हित होगा, मतलब समान हित होना चाहिए। अपनी आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों में मार्क्स ने साम्यवाद की परिभाषा देते हुए लिखा है, यह निजी संपत्ति का सकारात्मक रूप से उन्मूलन है। इसमें वर्गों के उन्मूलन और श्रम के विभाजन के उन्मूलन भी कोई परिहार्य माना है, यानी परिहार्य नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से साम्यवादी समाज संयुक्त उत्पादों का समाज है। राजनीतिक दृष्टि से इसे देखा जाए तो साम्यवाद मानव इतिहास में पहला ऐसा राज्य होगा जो राजनीतिक शक्ति का उपयोग दलीय हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों के लिए करेगा। यानी जो भी शक्ति होगी वो समाज के लिए होगी, सभी के लिए इस्तेमाल की जाएगी जो भी सुविधाएं होंगी। इस प्रकार यह पूंजीवादी राज्य से भिन्न होगा जो बुजुर्गों वर्ग की प्रबंध समिति के सिवाय कुछ नहीं होगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी राज्य का उद्देश्य बुजुर्गों वर्ग के समग्र दीर्घकालीन हितों की रक्षा करना है। यह व्यवस्था बुजुर्गों वर्ग है जो उसे सर्वहारा वर्ग के शोषण को बढ़ावा देती है और ऐसी विधि समस्त बनाती है। इसे क्रिटिकल ऑफ द ग्रोथ प्रोग्राम एक कार्ल मार्क्स की रचना है, उसमें साम्यवादी समाज की 2 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। 2 अवस्थाएं हैं जो कार्ल मार्क्स ही उसका उल्लेख किया है। यानी किस पे, क्रिटिक ऑफ द ग्रोथ एंड प्रोग्राम में 2 अवस्थाएं सामाजिक व्यवस्था का बताया उन्होंने। पहली अवस्था बताई है उन्होंने, साम्यवाद उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करेगा। जो साम्यवाद होगा, साम्यवादी समाज होगा, उसमें जो साधन होंगे वो समाजीकरण के लिए सभी के लिए होगा। वो इसका अभिप्राय है कि उत्पादन के साधन किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं होगा, वो संपूर्ण समाज के हाथ में होगा। जो मशीनें होंगी, जो समाज होगा, जो सुविधाएं होंगी, वो किसी जो साधन होंगे वो किसी एक के वर्ग के हाथ में नहीं होगा, वो समाज के सभी वर्गों के हाथ में होगा, यानी सार्वजनिक होगा। इस अवस्था में श्रम मजदूरी का अस्तित्व बना रहेगा और अर्थव्यवस्था का संगठनकारी सिद्धांत होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति से उसकी सार्थकता के अनुसार यानी समर्थकता के अनुसार प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार
इसका मतलब ये है कि जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा, जितना कार्य उसने किया होगा उतना हिसाब से उसे पैसा मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। अगला है दूसरी अवस्था, क्या कार्ल मार्क्स बताते हैं इसमें, साम्यवादी समाज यह सुनिश्चित करेगा, जो साम्यवादी समाज है ये सुनिश्चित करेगा कि अर्थव्यवस्था पर से मनुष्य की वस्तुपरक शक्ति का प्रभुत्व समाप्त हो गया है। जैसा कि इसमें पूर्व उल्लेखित है कि मार्क्स की दृष्टि से साम्यवाद का मतलब ना केवल निजी संपत्ति का सकारात्मक रूप से उन्मूलन है, बल्कि राज्य का उन्मूलन और मानव के आत्म अलगावाद के उन्मूलन है। यानी सबके राज्य विहीन राज्य होगा, जो मनुष्य अपनी वस्तु और समाज से अलग हो रहा था उसका भी उन्मूलन होगा, जो निजी संपत्ति है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। ये एक ऐसी वर्गविहीन, यानी वर्गविहीन का मतलब होता है इसमें कोई शोषित वर्ग नहीं होगा, पूंजीवर्ग नहीं होगा, कोई भी वर्ग नहीं होगा जो शोषण करता हो किसी का। और उसमें राज्यविहीन, यानी ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जिसमें मतलब किसी तरह का भेदभाव किया जाए। समाज होगा जिसमें मनुष्य की सरकार का स्थान वस्तुओं का प्रशासन ले लेगा। यह मनुष्य की अपनी स्वरूप में सामाजिक यानी वास्तविक मानव के रूप में वापसी होगी। मार्क्स कहते हैं, मार्क्स साम्यवादी को अस्तित्व की ओर तत्व, विश्वीकरण और आत्मसमर्थन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता और आवश्यकता, व्यक्ति और जाति के बीच संघर्ष का वास्तविक अंतिम समाधान मानता है। यानी किसी भी चीज़ में कोई भेदभाव नहीं, कोई मतलब जाति पात, ऊंच नीच, धनवान निर्धन, किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इसमें सब समाप्त कर दिए जाएंगे। इसमें मार्क्स ये भी दावा करता था कि जो साम्यवाद की इतिहास है वो पहले की भी अंतिम समाधान है और वह स्वयं जानता है कि यही साधन है। यानी जो साम्यवाद मनुष्य स्वयं अपने विषय में सजग हो जाता है कि वह इतिहास और साथ ही उसके जो परिणाम है वो परिवर्तित हो रहा है। वैसे ही ऊपर कहा जाता है, पूंजी साम्यवाद श्रम के सामाजिक विभाजन की समाप्ति की को सुनिश्चित करेगा तथा मनुष्य के लिए ये संभव हो सकेगा कि आज एक काम करेगा, कल दूसरा काम, सुबह शिकार करेगा, दोपहर को मछली पकड़ेगा, सम्मेलन भी कर लेगा इत्यादि। मतलब अपने सुख के लिए मनुष्य कोई भी काम करेगा, लेकिन दूसरों को अधिकारों को क्षेत्र में रह के, मतलब दूसरों को दुख ना पहुंचाए, दूसरों का शोषण ना हो। जर्मन आइडियोलॉजी एक कार्ल मार्क्स की बुक है, उसमें साम्यवाद के बारे में क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स, इसके अतिरिक्त उस समय हर जगह सर्वत्र पूर्ण समृद्धि की अवस्था होगी। यानी सभी समृद्ध होंगे, इक्वल होंगे सभी। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा पैसा, जितना काम किया उतना पैसा, नई अवस्थाओं के सृजन के साथ उसकी पूर्ति के लिए साधन भी पैदा किए जाएंगे। यहाँ इतिहास की विकृति नहीं हो जाएगी, वह नई आवश्यकताओं को पैदा करता रहेगा और उसकी पूर्ति के लिए नए तरीके भी इजाद करेगा। अब साम्यवाद के अंतर्गत अलगाव समाप्त हो जाएंगे। यानी जो अलगावाद जो हमने प्रीवियस में पढ़ा, क्वेश्चन में फर्स्ट वीडियो में हमने अलगावाद पढ़ा था, जिसमें मजदूर वर्ग जो व्यक्ति वर्ग होता है, निर्धन वर्ग, वो सभी उत्पादन की वस्तु से, भौतिक वस्तुओं से इत्यादि से, अपने आप से भी, अपने समाज से भी, अपने दोस्तों से भी अलग हो रहा है। जो हमने सिद्धांत पढ़ा था वो बिल्कुल इस समाज में नहीं रहेगा। यानी जो साम्यवादी समाज है उसको पूर्ण रूप से अस्वीकार करेगा, यानी समाप्त करेगा अलगावाद को। श्रम महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाएगा। भौतिक उत्पादनों का क्षेत्र आवश्यकता का क्षेत्र बनेगा। स्वाधीनता के क्षेत्र की शुरुआत फुर्सत के समय होगी। इस प्रकार साम्यवादी समाज में भी काम का बद्धता बना रहेगा। ये रहेगा, ये निष्कर्ष मैं आपके लिए खुद छोड़ रहा हूँ। मैं निष्कर्ष नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप खुद भी बनाना सीखें निष्कर्ष, क्योंकि धीरे धीरे आप निष्कर्ष बनाना सीखेंगे जभी तो आप लिख पाएंगे। अब है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या अधिशेष मूल्य। ये दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताइए या अधिशेष मूल्य का सिद्धांत बताइए। इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का।
परिचय में लिखेंगे मार्क्सवाद के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य वो होता है जो लाभ वाला मिलता है ना, मतलब किसी इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा होता है, प्रॉफिट वाला हिस्सा वो मजदूरों का ना देके खुद ही रख लेना, ये अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। मोटा मोटा आप समझ ले हैं एक तरह से कि मतलब जो प्रॉफिट वाला हिस्सा होता है ना, आप उसको मजदूरों में ना बांट कर, जिसका जो कंपनी का मालिक होता है मजदूरों को ना देकर खुद रख लेना, वो अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। प्रॉफिट एक तरह से मान सकते हैं। मार्क्सवाद के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वर्ग संघर्ष के तार्किक आधार का संकेत देता है। वर्ग वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जहां ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स का सर्ववैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे ये इतना। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्सवाद का आर्थिक आधार हमारे सामने रखता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से पूंजीवाद के अंतर्गत कामगारों के शोषण की प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है, बिल्कुल करेगा। इसका वर्णन इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ, इसका वर्णन इसमें द कैपिटल में किया गया है। ये कार्ल मार्क्स की एक और रचना है द कैपिटल, उसमें बताया गया है इसे अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत जो रहा है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का अब मेन बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे, इसके बाद निष्कर्ष लिखना होता है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत मार्क्स के मूल्य या अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डो के सिद्धांत का प्रभाव है, यानी रिकार्डो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे, उसका प्रभाव पड़ा है। इनके अनुसार, किसके, रिकार्डो के अनुसार क्या कह रहे हैं, किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के अनुपात में होता है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत की व्याख्या के क्रम में ही मूल्य के श्रम सिद्धांत को व्यापक रूप से व्याख्या किया है। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, अब कार्ल मार्क्स के अंदर एक वस्तु के दो विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं। ये यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं जो एक वस्तु है उसके दो भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी दो प्रकार के वो मूल्य होते हैं। एक होगा प्रायोगिक यानी प्रयोग मूल्य, दूसरा होगा विनिमय मूल्य। एक व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर इसका प्रयोग मूल्य निर्धारित होता है, यानी जो वस्तु है उसकी उपयोगिता क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है के आधार पर इसका प्रयोग मूल्य निर्धारित होगा। उदाहरण के लिए आप जैसे मान लेंगे प्रयोग मूल्य कहाँ, उदाहरण एक एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें आप, यदि कोई व्यक्ति है उसको प्यास लगा है तो उसके लिए पानी का प्रयोग मूल्य बहुत अधिक है, परंतु यदि कोई व्यक्ति प्यास नहीं है तो उसके लिए पानी का कोई प्रयोग मूल्य नहीं है। यानी ज़रूरत, आवश्यकता है आपको तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुकानदार को लग रहा है कि इसको ज़रूरत है तो मैं अधिक मूल्य पे बेचूंगा। अगर आपको लगता है मुझे आवश्यकता नहीं है, अगर कम दाम में मिल गया तो ले लूँगा चीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, तो लगेगा यार इसको ज़रूरत नहीं है, लग तो चलो यार मेरे पास पड़ा है, बिक नहीं रहा, ला के दे दो इसी को ही। बस यही एग्जाम्पल में समझाया गया। अब होता है विनिमय मूल्य। क्या होता है, इस प्रश्न तब आता है जब उस वस्तु में मानव श्रम मिला जाता है, यानी विनिमय मूल्य में जब मानव श्रम मिल जाएगा ना तब ये प्रश्न आता है और उसे बाजार में बेच दिया जाता है, तब आएगा ये प्रश्न। मार्क्स का कहना है कि अर्थशास्त्र के विवेचना की दृष्टि से इस विनिमय मूल्य का महत्व है कि किसी वस्तु के उत्पादन में मानव श्रम लगा है, यानी विनिमय मूल्य वो हो जाएगा जिसमें उत्पादन में मानव श्रम लगा हुआ है, यानी मजदूरी लगी हुई है उसमें। अब उदाहरण के लिए मान लें एक घड़ी बनाने के लिए मजदूर को, मतलब एक वॉच घड़ी बनाने के लिए मजदूर को काफ़ी श्रम व्यवस्था करना पड़ता है। श्रम इसका विनिमय मूल्य होता है, अथवा श्रम वह तत्व है जो वस्तु को न्यायबद्ध मात्रा में विद्यमान रहता है। किसी वस्तु विनिमय मूल्य मानव श्रम की उस मात्रा से निर्धारित होती है जो कि उस विशेष समय में उसके निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। अर्थात मार्क्स के अनुसार श्रम ही वस्तुओं की वास्तविक मूल्य और निर्धारित है, यही मूल्य का श्रम सिद्धांत है। अब मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में चलने वाले लगातार संघर्ष का कारण है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को माना है। इस तर्क का प्रत्येक है क्या तर्क देते हैं कार्ल मार्क्स।
प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर मतलब लगे श्रम के अनुसार होता है, लेकिन बाजार में यह वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसके विक्रय में प्राप्त होने वाले अतिरिक्त मूल्य यानी जो प्रॉफिट हो रहा है पूंजीपति हड़प लेते हैं। पूंजीपति द्वारा लिया गया यह धन ही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। यानी कोई मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको बना रहा है 50 रुपये में, लेकिन बाजार में उसकी तनख्वाह 40 रुपये 30 रुपये दे रहे हैं और बाजार में उसे 100 रुपये में बेच रहे हैं। यानी बना किस में वस्तु में 40 रुपये और बेच कितने रहे हैं उसको बाजार में 100 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ 60 रुपये का। वो 60 रुपये में अब 100 रुपये में से 30 रुपये किसको दे दिया, मजदूर की तनख्वाह दे दी। मजदूर शोषण नहीं है, इसमें भी तो शोषण कर रहे हैं, मजदूरी कम दे रहे हैं, तो उस मजदूरी यानी 10 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हो गया 70 रुपये सीधा सीधा किसको मिल रहा है, पूंजीपति को, जिसके वस्तु फैक्ट्री लगाई है जिसने। इसी को अतिरिक्त मूल्य कहा है कि जो प्रॉफिट है वो मजदूरों को नहीं देता, वो खुद ही हड़प ले रहा है पूंजीपति। मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर होता है जिसमें मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। मार्क्स कहता है कि ईमानदारी से देखा जाए तो ये मजदूरों को मिलना चाहिए, किंतु पूंजीपति मजदूरों की मजदूरी का लाभ उठाता है और इसे अतिरिक्त मूल्य से अपनी जेब भरता है, जिसके कारण धनी और निर्धन के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और निरंतर युद्ध चलता रहा है। यानी प्रॉफिट देना ही नहीं है उन्हें और रखना है, तो इससे क्या हो रहा है, बेचारे 30 रुपये पा रहे हैं 100 रुपये की चीज़ में और गरीब हो रहे हैं, खर्चा थोड़ी ना चलता है इतने कम में। वही कार्ल मार्क्स कहना चाहते हैं जो अतिरिक्त मूल्य है वो मजदूरों को मिलना चाहिए। कुछ न, सब मत दो लेकिन कुछ ना कुछ तो दो। लेकिन पूंजीपति यहाँ कुछ नहीं देता और नहीं उनकी तनख्वाह काट लेता है और इसकी वजह से दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य श्रमिकों को श्रम का परिणाम है, ये न्याय की मांग है कि वह उसे ही प्राप्त होना चाहिए। बाकी वर्तमान उत्पादन अवस्था में श्रमिक लोग उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते, इसलिए उन्हें श्रम की अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता और यह पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाता है। इन साधनों के स्वामी भी होते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का ये सबसे बड़ा अन्याय है। इसमें श्रमिक वर्ग क्या कहें, इसमें श्रमिकों की स्थिति दासों से नाम मात्र के लिए ही अच्छी होती है। यह श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों के खरीदने की शक्ति नहीं होती, इस पे वह बाध्य होकर अपना श्रम पूंजीपतियों को नाम मात्र की कीमत में बेच देते हैं तथा इस तरह से अतिरिक्त मूल्य की पूंजीपति की पहुंच बहुत ज़्यादा हो जाती है, पहुंच हाथों तक हो जाती है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की क्या आलोचना रही है, मतलब अतिरिक्त मूल्य जो सिद्धांत है उसकी क्या आलोचना रही है, क्यों रही है, वो बताएं। पहली आलोचना में आप देखेंगे जो श्रम ही उत्पादन के एकमात्र साधन नहीं है, क्योंकि श्रम है जो कि अतिरिक्त भूमि पूंजी मशीन प्रबंध साधनों के स्वामित्व प्रयोग के उत्पादन में कार्य किया गया है। इसका कारण कार्ल मार्क्स का मूल विचार गलत और भ्रमित है। यानी कार्ल मार्क्स की आलोचना, इसके अतिरिक्त मूल्य की आलोचना की जा रही है, बुराई एक तरह से आप कह सकते की जा रही है। वो कह रहे हैं कि कोई विचार मतलब एक बुराई है कि जो भूमि है पूंजी है मशीन है प्रबंध इन साधनों के सम्मिलित प्रयोग से उत्पादन कार्य किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना मजदूर खुद ही बनाए जा रहे हैं, मशीनों के भी पूंजी का भी इत्यादि का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसका विचार पूर्ण रूप से गलत है। दूसरी आलोचना यह है कि मार्क्स द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं रखा गया कि जो श्रमिक को मजदूरी के अलावा कि पूंजीपति को कारखाने मशीन थीर स्ट्राव बीमा बोनस आदि के रूप में मेधव खर्चा पड़ता है, उसका क्या, कार्ल मार्क्स इसके बारे में कुछ नहीं बताते, इसलिए आलोचना की जा रही है। मार्क्स एक और से मान्यता है कि पूंजीपति मुनाफा बढ़ाने के लिए नई मशीनें लगाता है, फिर भी वह कहलाता है कि मशीनें कच्चे माल से कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं मिलता। इस पे भी कोई बात नहीं की कार्ल मार्क्स ने, इसकी लिए आलोचना की गई है। मार्क्स का सिद्धांत अतिरिक्त और अस्पष्ट हो जाता है, वह मूल्य और किस कीमत की निश्चितता धारण देता है और इसके संबंध में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं देते कार्ल मार्क्स, इसलिए आलोचना की जा रही है। मार्क्स केवल शारीरिक श्रम की बात करता है, परंतु पूंजीपति के जो मानसिक है श्रम है, तकनीकी ज्ञान है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है, कुशलता है इत्यादि की उपेक्षा करते हैं कार्ल मार्क्स। सच बात है, आप इस पे कोई चर्चा नहीं की गई है। अब आता है निष्कर्ष। एक निष्कर्ष है ये,
उपयुक्त वर्णन के अनुसार कहा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत तार्किक रूप से स्वीकार योग्य नहीं है। वह कोई भी आर्थिक सिद्धांत बल्कि प्रचारात्मक और पूंजीवाद के विरुद्ध नारेबाजी अधिक है। इसके माध्यम से मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग के दिनादशा के कारणों को व्याख्या करता है, यद्यपि यह मूल्य या कीमत का कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं देते। ये चैप्टर यहीं एंड होता है। अगली वीडियो उदारवाद, अनुदारवाद, रूढ़िवाद इत्यादि किसी भी टॉपिक पे आएगी। ये कार्ल मार्क्स यही आपका एक टॉपिक है। ये 3-4 टॉपिक है, तीसरे ही अध्याय में 4 टॉपिक हैं और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसीलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को मेरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में कमेंट जरूर लिखें आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।